Hi, hello to everyone. This is Abbott Academy, and we are going to do a editorial analysis of the Hindu article. आर्टिकल जो है वो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहा है कि राइजिंग फूड इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को इरोड कर रहा है। जो डाटा पॉइंट इस आर्टिकल में दिए गए हैं वो ऑफ कोर्स आपके मेंस प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट होंगे। जब आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखिएगा तो उसमें ये सारे डाटा जो हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। वेयर एज अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कुछ जो बेसिक डिफिनीशन होती है, चाहे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्कस करते हैं कि दिया क्या हुआ है इस पूरे आर्टिकल में। यू कैन सी आउट हियर ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेशन डाटा के बारे में बात की जा रही है। क्या बोल रहा है कि फरवरी का जो सीपीआई है, सीपीआई को हम लोग यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को नापने के लिए, वो रिमेंड स्टेबल एट 5.09%। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाई? बिकॉज एक थ्रेशोल्ड के अंदर ही हमारा इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि अगर 2% से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है देन वी कैन से दैट इन्फ्लेशन इज़ इन कंट्रोल, एंड दैट्स वाई सीपीआई का जो अभी वैल्यू दिखाई दे रहा है वो कंट्रोल्ड वैल्यू है। और इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी कहते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि वो महंगाई को क्या करेगा, एक सर्टेन लिमिट में ही रखेगा, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन की वजह से ही एक्स्ट्रा मनी का क्रिएशन होता है, वो मल्टीपल टाइम्स फिर इन्वेस्ट होगा और उसके बाद फिर ही ग्रोथ जो है वो एक इकोनॉमी में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा तो ऑफ कोर्स आपका जो मनी परचेजिंग पावर है उसको इरोड करेगा और वो इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इसीलिए यू कैन सी आउट हियर 2% से 6% का जो आपका लिमिट है वहाँ पर ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये जो आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग देख रहे हैं ना, दिस इज़ अ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपको मिल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ RBI का ये काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, तो वो भी गलत होगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पूरा दारोमदार डाला जा रहा है कि उन्हें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, तो वो भी गलत होगा। ये दोनों मिल करके ही करते हैं। जैसे कि कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, वो एक तरीका है जिसके वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो सकता है। बट गवर्नमेंट के पास भी है, जैसे गवर्नमेंट जितना स्पेंडिंग करता है अगर उसे वो कम कर दे तो भी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। एक लाइन में आप इतना समझ सकते हैं कि अगर फ्लो ऑफ मनी को रोक दिया जाए, पीपल के पास अगर पैसे कम जाएं तो वो क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को रोकने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है फूड इन्फ्लेशन की, और वो बात कर रहा है कि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह ही नहीं रहा है और इलेक्शन ईयर में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे, जो कि कंट्रोल से अभी बाहर दिखाई पड़ रहा है। यू कैन सी आउट हियर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो एक्सेलरेट किया है 8.66% से, जो ये बता रहा है कि वॉलेटाइल फूड प्राइसेस है। अब फूड प्राइसेस क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीजनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अब ये मॉनसून के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और ये सारे चीज़ जो होते हैं ना वो थोड़े से वॉलेटाइल ज़रूर होते हैं। वर्षा ठीक से हो नहीं रही है तो खेती नहीं ठीक से होगी, जब खेती नहीं ठीक से होगी तो प्रोड्यूस जो होगा वो कम होगा, जब प्रोड्यूस कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। दैट्स वाई ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है जिसको झेलना पड़ रहा है अभी इस गवर्नमेंट को, और इलेक्शन ईयर है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। यू कैन सी आउट हियर वेजिटेबल प्राइसेस का जो प्राइस पॉइंट है वो 30.3% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है।
आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा हाई प्राइस देखने को मिल रहा है वेजिटेबल में, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरिसेबल आइटम होता है। जहाँ एक मंथ में आप देखेंगे कि 5 रुपए किलो जो है वो टमाटर बिक रहे हैं, वहीं आप देखेंगे कि 3-4 महीने बाद वही टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो जो है वो बिक रहे हैं। तो इतनी वॉलेटिलिटी है। और अगर कंबाइंड करके देखा जाए तो डाटा का कहना है कि 30.3% ईयर ऑन ईयर का एक्सेलरेशन से वो ग्रो कर रहा है। सीरियल्स भी जो हैं, सीरियल्स जो हैं वो भी 7.6% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये सारे फूड आइटम हैं जिनमें कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलेगा। पल्सेस हो गए, ऑयल हो गए, इन सब में भी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ ही किया है, कहीं पर भी डिक्रीज़ नहीं किया है। एक पोटैटो की एक स्टोरी सुन रहे थे जिसमें कि वो डिफ्लेट कर रहा था, उसका प्राइस गिर रहा था, वो भी अब इन्फ्लेशन में है। शायद इस आर्टिकल में भी उसके ऊपर एक पॉइंट है, यू कैन सी आउट हियर, यहीं पर दिया हुआ है, पोटैटो प्राइस शिफ्टेड फ्रॉम डिफ्लेशन टू 12.4% ऑफ इन्फ्लेशन। 12.4% का उसका इंक्रीज है। पोटैटो, ऑनियन और टोमेटो, ये तीनों चीज़ जो हमारा बेस है कोई भी फूड आइटम का, जो भी चीज़ खाते हैं उसमें आलू आपको मिल ही जाएगा, आपको प्याज मिल जाएगा और टमाटर तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इन्हीं तीनों चीज़ों का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है। दिस वाइडली कंज्यूम्ड ग्रुप सॉ सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज। ये तीनों ग्रुप में हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। ऑनियन और टमाटो में अगर देखिएगा तो 22.1% या 42% रिस्पेक्टिवली। टोमेटो का तो और भी ज़्यादा इंक्रीज है। मैंने बताया ना कि ये सीज़न के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये पेरिसेबल आइटम इतना होता है, जैसे पोटैटो और ऑनियन का जो आपका सेल्फ लाइफ होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज भी कर जाएगा, लेकिन टोमेटो बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल आइटम होता है, वो बहुत दिनों तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और उसके वजह से इसका प्राइस जो होता है वो बहुत ही हाई चला जाता है। सो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो कि ये बता रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो हाई है। तो करंट सिचुएशन तो हमें समझ में आ गया। अब लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट मेजर, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। तो गवर्नमेंट का जो भी स्टेप है ना वो कुछ उस तरह का स्टेप नहीं है कि जिससे कि ये फूड प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट को आप अगर बंद करते हैं, लेकिन भारत उतना ज़्यादा वेजिटेबल आइटम्स को एक्सपोर्ट ही नहीं करता है, तो एक्सपोर्ट पर आप कर्ब लगा करके जो प्राइजेज हैं वेजिटेबल आइटम्स के या फूड प्राइजेज, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड में ही आ जाता है, राइस के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे या फिर वीट के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो वेजिटेबल आइटम का फूड का प्राइस का राइज है, जो कि एक्सपोर्ट से नहीं उतना ज़्यादा संभल सकता है। तो सप्लाई साइड मेजर लाइक एक्सपोर्ट बैन्स हैड मिनिमल इफेक्ट। ऑफकोर्स उसका इफेक्ट हुआ था वीट और राइस के ऊपर, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था। प्रोडक्शन फोरकास्ट इंडिकेट डेफिसिट इन ओनियन एंड पोटैटो आउटपुट, यू कैन सी आउट हियर। जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जो प्याज का है और पोटैटो का है वो गिरा है, और उसका मेन कारण जो मैं सीजनैलिटी की बात कर रहा था वो भी देखिए, वाटर स्टोरेज लेवल जो है वो गिरे हैं समर क्रॉप्स को लेकर, खासकर सदर्न रीजन में। तो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज भी एक पॉइंट है, जो इनएडिक्वेट वाटर है अवेलेबिलिटी वो भी एक कारण है, खासकर हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन है वो गिरा है। खासकर महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, या फिर हमारे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है वहाँ पर भी अगर बात कर लें, तो जो आपका वाटर स्टोरेज है, वाटर जो कैपेसिटी है वो कम हुई है, जिसके वजह से ये जो आइटम्स हैं फूड के उनमें गिरावट आई है। ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर सप्लाई ही नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो ऑफकोर्स उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइजिंग फूड इन्फ्लेशन हैम्पर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन एक बहुत ही बड़ा जीडीपी का पार्ट है। अराउंड 57% ऑफ जीडीपी जो होता है ना उसके अंदर पर्सनल कंजम्पशन आ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ फूड नहीं आता है, इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। एक पर्सन जो पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो फूड, फ्यूल, बहुत सारे चीज़ों को खर्च करता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के अंदर, तो उसमें फूड का इन्फ्लेशन बढ़ना यानी कि जीडीपी को हैम्पर करना है, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन एक लार्जर अमाउंट ऑफ जीडीपी होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो रूरल एरियाज भी जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फूड प्राइसेस का बढ़ना, इट मीन्स दैट रूरल एरिया जो है होंगे वो अफेक्ट होंगे। और इंक्लूसिव ग्रोथ, जो
सबका विकास की बात करती है, सबका साथ की बात करती है गवर्नमेंट, उसमें थोड़ा सा रोड़ा आएगा। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस तो पूरा देश में बढ़ रहा है, रूरल एरियाज में उतनी परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं होती है। दैट्स वाई क्या होगा, रूरल एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। सो दैट्स वाई ये एक बिग कंसर्न हमें देखने को मिल सकता है। पॉलिसी मेकर का कंसर्न क्या है? हाई फूड इन्फ्लेशन पोजेस अ रिस्क टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर 57% ऑफ जीडीपी को धक्का लगेगा तो ऑफकोर्स देश की जो ग्रोथ है उसके ऊपर धक्का जरूर लगेगा। रिस्ट्रेन ऑन इन्फ्लेशन इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव। वही बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगा और सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ जो कोल्ड स्टोरेज है वो बनाने की बात थी, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फेल की है। उतना लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज जो है या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, उसमें ये गवर्नमेंट नहीं गई। बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो फॉरेन का अफेयर्स हो, वो सब चीज़ को गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से डील किया। बट ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर वैल्यू एडेड सिस्टम को जो जनरेट करना था, जो डेवलप करना था, उसमें ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जो ये गवर्नमेंट है वो पीछे रही है। और उसी का एक आप देख सकते हैं कारण है कि जो इन्फ्लेशन है जो फूड की इकोनॉमी में है, जो हमें देखने को मिल रहा है, वो इतना हाई देखने को मिल रहा है। नाउ एक क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीलिम्स रिलेटेड पहले पूछा गया है। यू कैन सी आउट हियर देयर इज वन क्वेश्चन। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा जो है वो जो प्राइस कंट्रोल है, प्राइस स्टेबिलिटी है, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करता है? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का ये रोल है। अगर यहाँ पर दोनों होते तो दोनों आपके आंसर सही होते, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई है तो आरबीआई वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, उसको रोकने के लिए पूरी पॉलिसी को चेंज करना होगा, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होती है फूड के प्राइस में वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ऑफ कोर्स उससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हिंडर भी होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।